खास एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। सत्ता के जब दो विपरीत ध्रुव आपस में मिलते हैं तो लोगों में आश्चर्य होना स्वाभाविक है। बीजेपी जो अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, उसकी सरकार बनने के बाद से उसमें गुटबाजी, बयानबाजी, तमाम सारी चीज़ें लगातार चर्चा में रही हैं। लेकिन इस सत्ता की खातिर तमाम सारे समझौते भी करने पड़ते हैं और इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है कि जिन योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच 4.5 साल से तमाम विरोधाभासी खबरें आती थी गुटबाजी से लेकर कामकाज में, वो अचानक से एक दिन मिल गए और दोनों के बीच प्रेम प्रगाढ़ हो गया। एक दूसरे का सम्मान करने की बात हो रही है और जो बीच में आएगा उस दीवार को गिरा देने की बात हो रही है। तो यूपी की सियासत में पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ऑपरेशन जारी है, उस ऑपरेशन के तहत एक नई तस्वीर अब देखने को मिली है। पहले बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लखनऊ आया, उसने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, मंत्रियों से मीटिंगें की, तमाम सारी चर्चाएं हुई और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री दिल्ली गए और वहां बीजेपी के शीर्ष 3 बड़े नेताओं से वो मिले। उसके बाद से फिर भी ये माना जा रहा था कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है या नेतृत्व को लेकर नीचे के स्तर पर बहुत सारी विरोधाभास है। केशव मौर्य बार बार ये बयान भी दे रहे थे कि पार्टी का मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का ये हाईकमान तय करेगा। लेकिन इसी बीच संघ लगातार सक्रिय था और उसने योगी और केशव के बीच दूरियां कम करने की एक पटकथा तैयार की। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास पर जब 21 तारीख को कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, उस बैठक में केशव मौर्य के साथ साथ संघ के कई बड़े लीडर मौजूद थे और सरकार के भी कई बड़े मंत्री। इसी बीच मुख्यमंत्री बैठक से निकलकर थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में गए थे कुछ बात करने। केशव मौर्य ने वहां पर संघ के नेताओं को अपने पुत्र के प्रीति भोज कार्यक्रम में आमंत्रित किया और वहीं पर संघ के एक बड़े नेता ने उनको ये राय दी कि इस कार्यक्रम में उन्हें मुख्यमंत्री को भी बुलाना चाहिए, जिसकी हामी भरते हुए उन्होंने जब योगी जी लौटकर बैठक में आए तो केशव मौर्य ने उन्हें अपने घर प्रीत भोज पर आमंत्रित किया और इसको योगी ने स्वीकार भी कर लिया। 22 तारीख को केशव के घर पर मुख्यमंत्री पहुंच गए। 5 केडी और 7 कालिदास के बीच मुश्किल से 2 मिनट का फासला है, लेकिन 4.5 सालों में ये फासला कभी तय नहीं हुआ। इस एक आमंत्रण ने दोनों के दिलों की दूरियां कम की। मुख्यमंत्री केशव के घर पहुंचे तो उनके साथ संघ के सह सरकारवाह दत्तात्रेय होस बोले और कई सारे शीर्ष नेता मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस आत्मीयता से सभी का स्वागत किया वो भारतीय परंपरा और हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अतिथि देवो भव की तरह था। लेकिन इस स्वागत में, इस मिलन में सियासत की बहुत सारी बर्फ पिघल रही थी। इस पटकथा के सफल होने से दिल्ली ने भी काफ़ी राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री केशव के आवास पर करीब 1.5 घंटा रहे। उन्होंने उनके बेटे और बहू को खूब सारा आशीर्वाद भी दिया। दिल खोलकर एक दूसरे के लिए प्यार दिखाया गया। उसके बाद से तो लगातार एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव जारी है। समाचारों में यह बात प्रमुखता से आई कि केशव मौर्य और मुख्यमंत्री के बीच अब कोई मतभेद नहीं है। केशव ने भी ऐलान किया कि उनके सामने जो आएगा, जो दीवार आएगी, उसको गिरा दिया जाएगा। हालांकि इस दीवार के गिरने से जो मलबा 4.5 साल में इकट्ठा हुआ है उसको कौन हटाएगा
और वो कहाँ जाएगा अभी इस पर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर और आरएसएस के कहने पर ये दोनों बड़े नेता आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव दिखा रहे हैं। हालांकि सियासी लोग इन सब चीज़ों को तमाम एंगलों से देखते हैं। पहले लोग कहते थे कि जब केशव मौर्य पार्टी लाइन पर बोलते थे, कई बार वो सरकार के विपरीत होता था, तब भी उस सियासत में भी एक मोहब्बत हुआ करती थी। केशव मौर्य को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले लोग ये कहते हैं कि वो बेहद शांत और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत तौर पर कभी भी उनके मन में कोई दुराभाव नहीं रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है और पार्टी में रहकर भी उचित फोरम पर जो सही बात होती है वो उठा सकते हैं। सरकार के कामकाज में भी केशव मौर्य कुछ नियम विरुद्ध कामों पर हमेशा आवाज़ उठाते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री और शीर्ष नेतृत्व के प्रति उनके मन में आदर सम्मान हमेशा बना रहा। सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं भी कोई भी मर्यादा के विपरीत या विरोधाभासी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। एक बड़े नेता के सारे गुण उनमें हैं और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री उनके आवास एक बार पहुंच गए तो उन्होंने भी 4.5 साल के सारे गिले शिकवे भुला दिए। बहरहाल ये सियासत है, माहौल बनाए रखिए, दिल मिले न मिले लेकिन हाथ मिलाए रखिए। आईएएस की नौकरी छोड़कर भाजपा के नेता बने अरविंद कुमार शर्मा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिए गए। शर्मा का संगठन में यह समायोजन तमाम सारे राजनीतिक पंडितों को आकलन करने का मौका दे गया। कहाँ उन्हें कुछ लोग पहले डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री पद का दावेदार बता रहे थे, लेकिन शर्मा जब बीजेपी में एमएलसी के रूप में नामांकन करने आए थे तभी यह एहसास हो गया था कि यहाँ के नेता उनको आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे। बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी और नेताओं के अहम के चलते वह लगातार लखनऊ से दूर रहे। सरकार के कामकाज में भी वह कहीं शामिल नहीं हो पाए। लेकिन स्थानीय नेताओं और लीडरशिप की तमाम विरोधाभासी स्थितियों के बावजूद अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र और चहेते बने रहे और प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्होंने कोविड कंट्रोल का नेतृत्व किया। बनारस से काम खत्म करने के बाद अरविंद शर्मा लगातार पर्दे के पीछे चले गए, उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखी गई। लेकिन अरविंद कुमार शर्मा चूँकि पीएम नरेंद्र मोदी के दूत के तौर पर यूपी में आए थे, लिहाजा उनको सरकार ने भले कोई काम न दिया हो लेकिन वो राम काज में लगातार लगे रहे। मोदी के दूत बनकर उनकी मंशा को जमीन पर बनारस से लेके आजमगढ़ और गोरखपुर तक फैलाने में वो लगे रहे और बनारस को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि मानी। अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री के दूत हैं, ये हर कोई जानता है, और राम काज को करने में वो माहिर हैं। उनको क्या पद मिलता है इससे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस उपाध्यक्ष के पद को लेकर जब उनके कद का आकलन शुरू हुआ तो राजनीतिक जानकारों ने उनकी खिल्ली उड़ाई। बीजेपी में तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते और उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से अवतरण उन्हें आज तक हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने ये माना कि शर्मा अब सामान्य नेता की तरह रह गए हैं। लेकिन पीएम की हर निर्देश को आंख बंद करके पालन करने वाले इसे भी एक बड़ा उपहार मानते हैं। कुछ लोग हर चीज़ में नकारात्मकता ढूंढ लेते हो, लेकिन अरविंद शर्मा ने इस उपाध्यक्ष पद को भी सर माथे पर लगाया है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के लिए पत्र लिखकर बहुत आभार जताया है इस सम्मान के लिए। तो बहुत साफ है कि अरविंद शर्मा
मोदी के दूत बनकर हनुमान की तरह उनके हर आदेश निर्देश का पालन करने में लगे हैं। अब ये बीजेपी और उसके बाहर बैठे राजनीतिक जानकार लोग इस बात का आकलन करें कि उनको अच्छा मिला है या बुरा, लेकिन जिसे मिला है वो पूरे मन से और खुशी से उसे आत्मसात कर रहा है, और यही उनका बड़प्पन है और सफलता की कुंजी भी यही कही जाएगी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मरीजों के लिए डॉक्टर भगवान है, लेकिन आज हम आपको ऐसा किस्सा सुनाएंगे कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 150 के करीब डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी में मरीज ही नहीं देखा है। अब आप सोचिए कि डॉक्टर मरीज देखने के लिए ही तो सरकारी सेवा में भर्ती हुआ है, अस्पताल में रहता है, लेकिन यहाँ 150 डॉक्टरों की एक पूरी फहरिस्त है कि जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी में एक भी मरीज नहीं देखा। और कितने डॉक्टर तो ऐसे हैं कि जो रिटायर हो गए बिना मरीज देखे और करोड़ों रुपया वेतन लेकर चले गए। अब ऐसा कैसे हुआ ये चमत्कार, ये आप समझिए। करीब 150 डॉक्टर ऐसे हैं लखनऊ में जो विभिन्न प्रशासनिक पदों पर जमे हैं। वो ऑफिसों में बैठकर सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करते हैं। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो भर्ती हुए थे लेकिन मरीज नहीं देख पाए, वेतन पाते रहे, रिटायर हो गए। अब ये डॉक्टर हैं कहाँ? डीजी हेल्थ के ऑफिस में, एनएचएम के ऑफिस में, सीएमओ के ऑफिस में ऐसे डॉक्टरों की एक पूरी फौज मौजूद है। आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि पीएससी में, सीएससी में, जिला अस्पतालों में तमाम जगह विशेषज्ञ डॉक्टरों की बड़ी कमी है। लेकिन जो ये 150 डॉक्टर हैं इसमें कई सारे सर्जन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बेहोशी के डॉक्टर हैं, आर्थोपीडिक के डॉक्टर शामिल हैं, लेकिन ये मरीज नहीं देखते हैं। पिछली कई सरकारें आईं और गईं, उनका ध्यान इस ओर नहीं रहा, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऐसे डॉक्टरों की एक सूची तैयार की जा रही है। अगर आपको एक छोटा सा उदाहरण दें कि स्वास्थ्य भवन जो यूपी का है, डीजी हेल्थ का जो ऑफिस है, वहाँ अकेले 107 डॉक्टर ऐसे हैं जो मरीज नहीं देखते हैं, ना वो सर्जरी करते हैं। लखनऊ के सीएमओ जो हैं उनके ऑफिस में ऐसे 10 डॉक्टर हैं जो मरीज नहीं देखते हैं। अब आप सोचिए कि ये सिर्फ एक ज़िले का उदाहरण है। ऐसे यूपी के 75 जिलों में कितने डॉक्टर होंगे कि जो भर्ती तो मरीजों के इलाज के लिए हुए थे, ऑपरेशन करने के लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने न मरीज देखा न ऑपरेशन किया। उन्होंने देखा तो सरकारी फाइल और गुलाबी रंग। ये रंग उन पर ऐसा चढ़ा कि नौकरी से लेकर वो रिटायरमेंट तक आ गए और उनका इतिहास नहीं बदला, और वो इस उपलब्धि के साथ रिटायर भी हो गए। योगी सरकार में कुछ ऐसे अफसर हैं जो ईमानदारी की आड़ में सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उनकी तमाम सारी शिकायतें होती हैं, वो अफसरों के साथ बदतमीजी करने के लिए कुख्यात हैं, लेकिन उन पर मुख्यमंत्री कार्यालय कार्रवाई नहीं करता। आज यूपी के ऐसे ही एक बदनाम अफसर बन चुके हैं रजनीश दुबे। वो जिस विभाग में रहते हैं वो उनकी चर्चा अफसरों के साथ बदतमीजी करने में खूब होती है। उनके साथ काम करने के लिए बहुत कम अफसर तैयार हो रहे हैं। 3.5 साल तक वो यूपी में करीब चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रहे। रजनीश दुबे ने वहाँ भी कई सारे झंडे गाड़े, कई सारे ऐसे लोगों को प्रिंसिपल बना कर रखा जो उसके पात्र नहीं थे। और तो और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में, टेंडरों में तमाम चहेतों को उपकृत करने में कई बार उनका नाम आता रहा। इस समय वो यूपी के नगर विकास विभाग में तैनात हैं, और ताज़ा प्रकरण है कि विभाग के ही एक विशेष सचिव के साथ उनकी लगातार तकरार जारी है। अवनीश शर्मा आईएएस अधिकारी हैं और नगर विकास में विशेष सचिव हैं। मीटिंगों में रजनीश दुबे उनको खुलेआम बेइज्जत करते थे आए दिन,
और उनके साथ अभद्रता करते थे। इससे आज ही जाकर अवनीश शर्मा मेडिकल लीव पर चले गए थे, लेकिन उनके मेडिकल लीव पर जाने के बाद भी रजनीश दुबे का दिल भरा नहीं और उन्होंने उनकी सरकारी गाड़ी तक खिंचवा ली। दुबे की बेअंदाजी के चलते मीटिंगों में छोटे अफसर उनके सामने जाने से डरते हैं। नगर विकास विभाग एक बहुत बड़ा महकमा है जिसमें बहुत सारे आईएएस अफसर भी तैनात हैं, जिनके साथ रजनीश दुबे आए दिन कुछ न कुछ कारनामा करते रहते हैं। अगर देखा जाए तो दुबे के लिए इस समय विभाग में सबसे करीबी अफसर के तौर पर इंद्रमणि त्रिपाठी हैं, जिनकी रजनीश दुबे के साथ सबसे ज़्यादा निकटता है। इंद्रमणि लखनऊ के नगर आयुक्त रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ क्या क्या कारनामे किए हैं ये भी सरकार की नज़रों में है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर विकास के मंत्री गोपाल टंडन रजनीश दुबे की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। उनका विभाग में क्या योगदान है और किस तरह से लखनऊ जैसा शहर अमृत योजना के नाम पर नरक बना हुआ है। अच्छी अच्छी सड़कें खोद कर फेंक दी गई हैं और कई कई महीनों से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। इस पर मंत्री को ना उनसे पूछने की फुर्सत है और ना शायद उनकी हिम्मत। तो रजनीश दुबे सरकार की नज़रों में अपने नंबर व्यक्तिगत तौर पर भले बढ़ा रहे हों, लेकिन सरकारी कामों में वो सरकार की खूब फजीहत करा रहे हैं। उनसे सरकार पिंड क्यों नहीं छुड़ा पा रही है, ये भी एक रहस्य है। तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसर इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि जिस रजनीश दुबे पर तमाम सारे आरोप हैं, तमाम सारे ठेके पट्टे से लेकर अफसरों के साथ बदतमीजी तक के, उनको ये बड़े बड़े महकमे इस सरकार में कैसे मिलते हैं। फिलहाल रजनीश दुबे अमृत मिशन के साथ साथ उत्तर प्रदेश जल निगम, सूडा, तमाम सारे विभागों में छाए हुए हैं और उनके काम करने की शैली से अफसर अंदर ही अंदर कसमसा रहे हैं। हो सकता है कि यह विस्फोट किसी दिन बड़ा रूप लेकर फूटे। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर दिल्ली चलो का नारा बुलंद हो गया है। अफसरों की तैयारियों पर अगर हम नज़र डालें तो पिछले दिनों यूपी की सीनियर मोस्ट आईएएस अफसरों में गिनी जाने वाली रेणुका कुमार अब दिल्ली कूच करने वाली हैं। वहाँ वो अल्पसंख्यक मंत्रालय में सचिव बनाई गई हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के ज़िले में 3 साल तक डीएम रहने वाले के विजेंद्र पांडियन भी यूपी छोड़कर तमिलनाडु जा रहे हैं। उनकी प्रतिनियुक्ति को 3 साल के लिए मंजूरी मिल गई है और वो अब किसी भी समय गोरखपुर से तमिलनाडु रवाना हो जाएंगे। अगर हम इस समय दिल्ली के रास्ते में जाने वाले अफसरों की फहरिस्त देखें तो आपको सबसे महत्वपूर्ण नाम मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल का दिखाई पड़ेगा। देवेश चतुर्वेदी और संजय भूसरेड्डी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। रेणुका कुमार के बाद विजेंद्र पांडियन अब यूपी से बाहर जा रहे हैं और 6 महीने में यूपी में चुनाव होने वाला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी भी पहले से केंद्र में इम्पैनल्ड हो चुके हैं। वो उनकी पोस्टिंग चाहे जब आ जाए। संजय भूसरेड्डी जो इस समय आबकारी विभाग के और गन्ना विभाग के एसीएस हैं, वो भी केंद्र में जाने की तैयारी में हैं। पंचम तल में 4.5 साल से मुख्यमंत्री की आंख नाक कान कहे जाने वाले शशि प्रकाश गोयल भी ऑलरेडी इम्पैनल्ड हैं केंद्र में और वो जब चाहेंगे तब यूपी से रिलीव होकर दिल्ली चले जाएंगे। तो ये यूपी में जब जब विधानसभा चुनाव आता है तो ब्यूरोक्रेसी में इस तरह का रुख देखने को मिलता है और कहा भी यह जाता है कि अफसर स्थितियों को काफ़ी पहले भांपते हैं। वो जानने में लगे रहते हैं कि अगली सरकार रिपीट होगी या किसी और की आएगी। तो जो होशियार अफसर हैं वो दूर से बैठकर तमाशा देखने में विश्वास रखते हैं, ना कि फ्रंट फुट पर खेलने के चक्कर में वो राजनीतिक आंकड़ों की निगाहों की किरकिरी बन जाएं।
यूपी की ब्यूरोक्रेसी में और ख़ास तौर से पुलिस महकमे में इन दिनों नए डीजीपी को लेकर खासी चर्चा है। प्रदेश को नए डीजीपी का इंतज़ार है और 30 जून को मौजूदा डीजीपी एससी अवस्थी रिटायर हो रहे हैं। हालांकि नए डीजीपी के चयन को लेकर कवायद शुरू हो गई है और ये माना जा रहा है कि 30 जून या 1 जुलाई को नया डीजी तैनात हो जाएगा। यूपीएससी ने भी इस पद को लेकर 29 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें वो डीजीपी के नाम का पैनल बनाकर यूपी के सीएम को भेज देगी और मुख्यमंत्री उनमें से किसी नाम का चयन करके उसे डीजीपी नियुक्त कर देंगे। ये तो रही प्रक्रिया की बात, लेकिन अगर हम नाम पर नज़र डालें कि कौन कौन इस पद के दावेदार हैं, तो उसमें सबसे सीनियर नाम एससी अवस्थी के बाद अरुण कुमार का आता है, जो इस समय केंद्र में तैनात हैं और आरपीएफ में डीजी हैं। उनका रिटायरमेंट इसी महीने हो जाएगा। नासिर कमाल भी केंद्र में तैनात हैं, लेकिन उनका यूपी में डीजीपी बनने का कोई चांस नहीं दिखता। सुजान वीर सिंह तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में हैं, लेकिन उनकी नौकरी मात्र 3 महीने ही बची है और सितंबर 2021 में वो रिटायर हो जाएंगे। डीजीपी पद के सबसे बड़े दावेदार और महत्वपूर्ण चेहरा कहें तो मुकुल गोयल को माना जा रहा है। गोयल 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं और इस समय बीएसएफ में एडीजी हैं। वह मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं और उनकी नौकरी भी अभी 3 साल बची है। 2024 में फरवरी तक वो नौकरी में रहेंगे। इसके बाद नाम आता है आरपी सिंह, राजेंद्र पाल सिंह। वो ईओडब्ल्यू के डीजी हैं। 1987 बैच के वो भी अफसर हैं और शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और उनकी नौकरी भी अभी 2 साल बची है, यानी कि फरवरी 2023 में उनका रिटायरमेंट है। अगले जो नाम है वो रेस में नहीं है, विश्वजीत महापात्रा, जीएल मीना। लेकिन उसके बाद राजकुमार विश्वकर्मा जो भारतीय बोर्ड में डीजी हैं और 1988 बैच के अफसर हैं, वो जौनपुर के रहने वाले हैं। उनका नाम भी प्रमुखता से इस पद के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद नाम आता है उत्तर प्रदेश के डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान का। डीएस चौहान मैनपुरी के रहने वाले हैं, 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं और उनकी नौकरी भी 2 साल बची है। वो 2023 में मार्च में रिटायर होंगे। चौहान का पद इसलिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री की आंख नाक कान होता है। इंटेलिजेंस, प्रतिदिन वह मुख्यमंत्री को प्रदेश के ताज़ा हालातों की तमाम सारी गोपनीय जानकारी देता है। चौहान उत्तर प्रदेश के एक ईमानदार आईपीएस अफसरों में गिने जाते हैं। वो लाइमलाइट में कम रहते हैं। उनका पद भी ऐसा है कि उनको बहुत सारे लोग जानते नहीं। वो कहा जाए तो छुप छुपा कर रहने वाला पद है और वो इस डीजीपी पद के बहुत प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। डीएस चौहान की पत्नी भी आईएएस अफसर हैं और योगी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद पर वो तैनात हैं। 1988 बैच में ही एक नाम आपको और मिलेगा, डीजी कारागार आनंद कुमार का, और उनकी नौकरी भी 3 साल बची हुई है, यानी कि 2024 तक वो अप्रैल तक नौकरी में रहेंगे। आनंद कुमार पटना के रहने वाले हैं। वो एडीजी एलओ रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और सरल व्यक्ति हैं, मिलनसार हैं और डीजीपी पद के जो नाम हैं, जो रेस में शामिल अफसर हैं, उसमें वो भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी हैं। तो यूपी में डीजीपी कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 4 या 5 नाम जो हैं, उन्हीं में से किसी एक को डीजी बनना है। चाहे मुकुल गोयल बने, चाहे आरपी सिंह बने, चाहे डीएस चौहान। तो सरकार भी चाहती है कि चुनावी साल है, ऐसा डीजीपी बनाया जाए जिसको वो पहले से जानती हो, जो सरकार के लिए भरोसेमंद हो, जिसकी नौकरी भी 1 साल से ज़्यादा की बची हो और तमाम सारे इक्वेशन में
वो फिट बैठता हो, मुख्यमंत्री के इशारे को समझता हो और उसका अनुभव भी प्रदेश में काम करने का जिलों में और रेंज में, जोन में अच्छा रहा हो। तो इन खूबियों पर कौन खरा उतरता है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। बहरहाल यूपी को नए डीजीपी का इंतज़ार है। तो इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगली बार कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।